गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेटा लोकतंत्र के परिणाम, चैप्टर 7 कि लोकतंत्र क्या है। सिंपल भाषा में जनता का शासन, जनता के द्वारा और जनता के लिए चुनी हुई सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। ठीक है, यानी कि इससे पहले क्या था कि डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाह शासन था। शासन की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में होती थी। कुछ व्यक्ति का शासन, जिनके पास देश की संपूर्ण सत्ता का विशेष अधिकार होता था, वो अपने बल और क्रूरतापूर्ण ढंग से ही देश का शासन चलाते थे। तो वो था तानाशाही शासन, डिक्टेटरशिप। अब क्या है कि कुछ विद्वानों के सहयोग से या पढ़े लिखे वर्ग ने क्या किया कि तानाशाही शासन को उखाड़ फेंका और वहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित कर दी, लोकतंत्र, जिसमें जनता के शासन, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार और जनता के लिए कार्य करने वाली सरकार को चुना गया। अब लोकतंत्र में तानाशाही शासन से अच्छा है। किसी भी देश में अगर वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है तो तानाशाही शासन से वो अच्छा शासन वहाँ पर है। अब इसके कुछ परिणाम हैं। सरकार की उत्तमता, आर्थिक अच्छापन, सामाजिक अंतर, संघर्ष, अंत यानी कि स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा। ये क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार में सभी व्यक्तियों को बोलने की स्वतंत्रता देता है, नागरिकों में समानता की भावना का प्रचार करता है और प्रत्येक देश के लिए, नागरिकों के लिए किसी भी प्रकार का अगर उनके पक्ष में निर्णय या उनके खिलाफ निर्णय आता है तो उसमें उत्तरदायी और कानूनी और जवाबदेह सरकार होती है। सभी को अपने निर्णय के बारे में जानने का अधिकार है, यानी कि सरकार की जो कार्यप्रणाली होती है उसमें पारदर्शिता होती है, जो अलोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो अब इसमें लोकतांत्रिक राजनीति किसे कहते हैं, यानी कि जो हमारे तानाशाही जो सरकार होती है उसके अलावा जो सरकारें होती है उसमें लोकतंत्र यानी कि इसकी राजनीति किसे कहते हैं हम, लोकतांत्रिक राजनीति। तो इसमें क्या आता है हमारा कि समाज, जो भी हमारा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता की जो भावना होती है, ठीक है, वो सारी की सारी क्या है, एक समान होती है। लोग ताकि मजबूत लोग कमज़ोर लोगों के रास्ते में न आएँ, और इसमें व्यक्ति की कीमत और उसकी संपदा नहीं आंकी जाती, बल्कि उसके गुणों और कार्यों के आधार पर उनको देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें यह आ जाता है कि इसके हमारे राजनीतिक जो परिणाम होते हैं वो क्या हो जाता है। तो इसमें लोकतंत्र में राजनीतिक जो परिणाम होते हैं, यानी कि क्या होता है कि हम शक्तियों का विकेंद्रीकरण के रूप में देखते हैं। शक्तियों का यानी कि आप आपस में बांट देते हैं। ये नहीं होता कि शासन की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में हो, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है, प्रधानमंत्री हो जाता है, उसके बाद गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट में शासन की सारी शक्तियों का आपस में बंटवारा कर दिया जाता है। फिर है यानी कि वह राजनीति जिसमें एक से अधिक राजनीति दल अस्तित्व में हों, उन्हें हम लोकतांत्रिक राजनीति, या जिसमें औपचारिक संविधान हो, जिसमें लगातार समय पर चुनाव हो, जो अपने नागरिकों को अपने अधिकारों की गारंटी देता हो। अब लोकतंत्र का सबसे अच्छा यानी मौलिक परिणाम क्या होना चाहिए, मौलिक परिणाम यानी कि लोकतंत्र का सबसे अच्छा और मौलिक परिणाम क्या होना चाहिए, इसमें यही है कि एक वैधानिक सरकार को उत्पन्न करे जो जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप हो और जनता के प्रति उत्तरदायी हो, और जो सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करती हो और देश के नागरिकों को की आशाओं पर खरी उतरे। उसे हम क्या बोलेंगे, एक मौलिक यानी कि संवैधानिक सरकार बोलेंगे। लोकतंत्र के लाभ, अब जो हम लोकतंत्र करते हैं इसके लाभ क्या होते हैं। आधुनिक समय में लोकतंत्र का सबसे अच्छा शासन माना जाता है, क्योंकि यह एक जनमत पर आधारित होता है। जनमत यानी कि जनता की जो राय होती है, जनमत, जो जनता का जो मत होता है, जनता जिसको पक्ष में वोट डालती है उन्हीं की सरकार बनती है। तो जो कि जनमत पर आधारित है, जिसमें शासन को जनता की इच्छा अनुसार चलाया जाता है। तानाशाही तथा राजतंत्र में जनता की इच्छा का कोई महत्व नहीं दिया जाता, तो इसलिए यह जनमत पर आधारित होता है। ये भी इसका एक लोकतंत्र के लाभ है। दूसरा, इसमें यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को समान समझा जाता है। किसी को भी जन्म, जाति, लिंग, संप्रदाय के आधार पर कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता। साधारण
जनता को निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसमें भागीदारी का अधिकार होता है, यानी कि सभी को कानून के सामने सभी समान माना जाता है। फिर यह उत्तरदायी सरकार, यानी कि तानाशाह और राजतंत्र में सरकार किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर लोकतांत्रिक देशों में जो सरकार हम चुनते हैं वो जनता और संसद के प्रति जवाबदार होती है और उसको जनमत के अनुसार ही कार्य करने पड़ते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो अगले 5 वर्ष के बाद हम उनको सत्ता से उखाड़ फेंक देते हैं। अब है शक्तिशाली और सक्षम सरकार। यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोकतंत्र के, यानी कि क्या आवश्यकता है, लोकतंत्र के क्या लाभ हैं। तो इसमें शक्तिशाली और सक्षम सरकार, लोकतंत्र में सरकार शक्तिशाली तथा सक्षम होती है। जनता के जो प्रतिनिधि द्वारा शासन चलाया जाता है उनमें जनता का समर्थन प्राप्त होता है और शासक जनता के समर्थन से प्रेरित होकर ही क्या करते हैं कि संपूर्ण शक्ति अपने हाथ, निर्णय लेने की संपूर्ण शक्ति अब उनके हाथ में होती है। शासन जनमत पर नियंत्रण होते हैं और जो भी अपने निर्णयों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है यह सक्षम के रूप में कार्य करती है। अब इसके साथ साथ कुछ लोकतंत्र में पारदर्शिता का क्या अर्थ है। पारदर्शिता, देखिए लोकतंत्र में जब निर्णय लेने के कुछ नियम ढंग है, इसलिए अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि अधिकारियों ने क्या निर्णय किया या ठीक उसके बारे में ठीक ढंग से आसानी से पता करने के लिए नागरिकों को निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसे लोकतंत्र में पारदर्शिता कहते हैं। जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनके बारे में उन्हें पारदर्शिता कहते हैं। अब लोकतंत्र में अवगुण क्या है, यानी कि इसके अवगुण क्या है। एक तो समानता का जो सिद्धांत है अप्राकृतिक है। अप्राकृतिक मतलब क्या है कि समानता का जो सिद्धांत है, यहाँ तक कि प्रकृति ने मनुष्य को में समानता नहीं रखी। कुछ लोग बेवकूफ़ हैं जो शक्तिशाली, कुछ चालाक, कुछ कमज़ोर। अगर प्रकृति ने ही सभी से एक प्रकार का, यानी कि सभी व्यक्तियों को एक जैसा नहीं बनाया, सभी किस प्रकार भेदभाव रखा, ताकि किस प्रकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता को रखा जा सकता है। अगर प्रकृति ने सभी व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया है तो किस प्रकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता को हम में एक साथ रखा जा सकता है। समानता का सिद्धांत इसका सबसे बड़ा अवगुण है कि सभी को समान अधिकार दिए गए। दूसरा इसमें क्या है, गुणों की बजाय संख्या को महत्व देना, यानी कि लोकतंत्र में गुणों की बजाय संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। इसका ये भी कहते हैं कि हम सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। अगर 100 ऐसे व्यक्ति हैं जो ये कहें कि यह चीज़ ठीक है और 99 व्यक्ति उसमें से ये कहें कि ये गलत है, तो 100 जो व्यक्ति होते हैं उनका निर्णय मान लिया जाता है। ठीक है, जनता के प्रतिनिधि बहुमत से चुने जाते हैं। तो इसमें क्या है, हमें बेवकूफ़ और बुद्धिमान को वोट देने का अधिकार है तथा गलत व्यक्ति को भी जनता प्रतिनिधि चुन सकती है। अस्थिर तथा कमज़ोर सरकार, इसमें क्या होता है कि लोकतंत्र में सरकार अस्थिर तथा कमज़ोर होती है। बहुदलीय व्यवस्था में सरकार तेजी से बदलती है। बहुमत के अभाव में कई दल इकट्ठे होकर मिलकर सरकार का गठन करते हैं और इस प्रकार मिश्रित सरकार को कभी भी तोड़ा जा सकता है। यानी कि जब किसी सरकार को इसमें आ जाता है कि गठबंधन सरकार, यानी कि गठबंधन सरकार कैसी होती है, यानी कि जब किसी एक राजनीतिक दल को संपूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो वो अपनी सरकार बनाने के लिए किसी दूसरे दल का सहयोग लेता है, तो उसको गठबंधन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मिलीजुली सरकार, आपस में दो दलों की सरकार। तो फिर है अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अर्थ है। इसके बारे में देखें कि हम जब प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रजातंत्र या लोकतंत्र क्या होता है, लोग स्वयं शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में शासन में क्या होता है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही चलाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लोग जो स्वयं का शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही चलाया जाता है। तो ये थे आज का हमारा टॉपिक, लोकतंत्र के परिणाम। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को जब तक 1 या 2 बार आप पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।